1992 में महिला आरक्षण आया था, होना था, और अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था यूपी में। तब मैंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला कि इम्प्लीमेंट दैट 33% जो हमारे यहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए। उस बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। वहाँ से मेरा एक्चुअल राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राहुल गांधी जी का पॉलिटिक्स की ओर रवैया था, वो मुझको पसंद नहीं आया। 2014 में हम डूब गए। ही वॉज नॉट ओपन टू डिबेट, ही वॉज नॉट ओपन टू एनीबडीज एडवाइस। उनका बहुत बड़ी कमी थी उनमें। अभी भी यही कमी? अभी भी होगी, आई डोंट नो। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं हूँ। प्रियंका? नहीं, प्रियंका से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा, कभी नहीं। अभी कैसे नेता के रूप में दिखती हैं उनको? कांग्रेस में अब रही हैं? नहीं, शी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। हो सकता है 5 साल 10 साल बाद उनका अगर थोड़ा चेंज होता है तब मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तब मैं टिप्पणी करूंगी। अभी तो मैं कोई ऐसा नहीं देख रही। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की इस यात्रा में मैं और मेरे साथी मोहन इस समय हम प्रयागराज ज़िले में हैं और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको इलाहाबाद ही अभी भी कहा जाता है, उसकी सांसद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में थोड़ी जो बातचीत चलती है, उनका पॉलिटिकल सफ़र कैसा रहा, इस बारे में थोड़े उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीता जी, मुझे जो जानकारी मिलती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाती थी आप, मध्यकालीन इतिहास, किताबें भी लिखी आपने, और पिताजी को तो सब लोग जानते ही हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, जो सीएम भी रहे यूपी के। आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है? वो 95 का मेयर वाला इलेक्शन, तमाम चीज़ें, क्या है कहानी है? देखिए, जब माहौल घर का होता है वो प्रभावित करता है। हाँ, हम लोग ने बचपन से पैम्फलेट्स बांटना, पिताजी घर चुनाव में रहना, और जब से होश संभाला घर में माहौल राजनीतिक देखा। पर वो राजनीतिक माहौल थोड़ा अलग था। अच्छा। उसमें मेरी माँ भी राजनीतिक थी क्योंकि वो दोनों स्वतंत्रता आंदोलन से माता पिता निकले थे। मेरी माँ भी 17 साल की उम्र में विश्वविद्यालय के समय से ही वो आंदोलन में सम्मिलित थी। वहीं उनके पिताजी से मुलाकात भी हुई थी। पिताजी अध्यक्ष थे यूनियन के और माँ कार्यकारिणी की सदस्य थी। उस समय महिलाओं का उस स्टेज पर होना, लड़कियों का, बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी रोबस्ट माइंडसेट था उनका। तो हमारे यहाँ जो था वो गांधी जी से प्रभावित राजनीति थी कि राजनीति का अर्थ है लोगों की सेवा करना। मैं देखती थी फटे हाल लोग आ रहे हैं, घंटों घंटों माता पिता उनका काम कर रहे हैं। तो मैंने कभी भी किसी बहुत पैसे वाले को अपने घर में आते जाते नहीं देखा। तो एक मन में छवि बैठ गई कि राजनीति का अर्थ सेवा है। लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये भी हमारे दिमाग में डाल दिया गया था बचपन से कि आपको पहले आर्थिक रूप से सबल होना है, अपना प्रोफेशन चुनिए, प्रोफेशन में अपनी साख बनाइए, राजनीति की ओर झांकिए मत। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए, पिताजी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे रहते कोई राजनीति में नहीं आएगा। और यही कारण है कि 1989 तक, बड़ा भाई 45 का हो गया होगा, मैं शायद 40-42 की थी, हम लोगों में से कोई भी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य भी नहीं था। बड़े भाई ने विजय जी, हाँ, विजय बहुगुणा, और पिताजी की भी पार्टी थी बनी, आपको मालूम है, जी। हम उसके भी सदस्य नहीं बने क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था कि आप अपने अपने प्रोफेशंस में रहिए। तो ये अच्छा हुआ, माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा का ध्यान दिया। बिकॉज मेरे नाना जी वाइस चांसलर हुआ करते थे 1950s में। तो माँ बहुत एजुकेटेड थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी 1946 की। तो हमारी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया। संस्कार और शिक्षा और गरीबों के प्रति संवेदना, समाज के प्रति अपनी हम लोगों की जिम्मेदारी, इसका बोध हमको भाषणों से नहीं, अपने चारों के एनवायरनमेंट से मिला। हाँ, वातावरण से मिला। क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था, बात कर रहा था लोगों से, तो उन्होंने बताया कि रीता जी की जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो पिताजी का जो चुनावी ऑफिस था उसको मैनेज करते करते, ऑफिस मैनेजमेंट में पिताजी के चुनावी ऑफिस को मैनेज करते करते आपकी ट्रेनिंग हुई, जैसी भी हुई। ये बात सच है। नहीं, ग्रूमिंग भी हुई। आपको मैं बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया 1971 में, तो पिताजी ने कहा तुम मेरे साथ चलो दिल्ली, कुछ दिन रहो, मैं तुम्हें ग्रूम करूंगा। मेरे फादर ने कहा। अच्छा। तो मुझको दिल्ली ले गए। पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं, एटिकेट्स की ग्रूमिंग, कि रोज हमारे घर में कभी पिताजी ने अकेले नाश्ता नहीं किया, अकेले खाना नहीं खाया। गेस्ट आते हैं तो कैसे उनसे बिहेव करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी बात करनी है। तो बहुत एटिकेट्स क्या है और सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। 1.5 साल में उनके साथ रही बस।
उसके बाद पिताजी ने हम लोग को कभी अपने साथ नहीं रखा कि तुम लोग यहाँ रहोगे तो बिगड़ जाओगे। लेकिन ये बात सच है कि 1971 के चुनाव में पहली बार मैं सेंट्रल ऑफिस पिताजी का जो था उसको मैंने मैनेज किया। तो 71 किया, फिर 74 किया, 77। तो हमको ये मालूम था कि चुनावी राजनीति क्या होती है, लेकिन हमारा उतना ही होता था, चुनाव खत्म हम वापस अपने बिलों में। मेरी माँ ने मुझसे कहा जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की कि अब तुम क्या करोगी? तो मैंने कहा कुछ नहीं, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी, हो सकता है किसी दिन वाइस चांसलर बनूं। तो बोले व्हाट डू यू वांट टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी, समाज को क्या वापस करोगी? तो मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं। बोले नो 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 पॉलिटिक्स, आप महिला आंदोलन के लिए काम करिए, आप करिए ऐसा कि महिला संगठनों से जुड़िए, अभी महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत पीछे है। अच्छा। तो शी मेड मी ज्वाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ी, AIWC, NCWI, इस तरह की मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी और राष्ट्रीय स्तर तक मैंने काम किया। तो मैंने 74 से लेकर 94 तक महिला आंदोलन में काम किया। आंदोलन के लिए जो उसको महिला समस्याओं से जूझने की बात कीजिए, महिला संगठनों के साथ काम किया। और भारतवर्ष का कोई भी ऐसा महिला संगठन नहीं था जो मुझको नहीं जानता हो या मैं उनको ना जानती हूँ। हम लोगों ने नेटवर्किंग बहुत की थी, लेकिन हम लोकलाइज करते थे। इलाहाबाद मंडल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो पढ़ाने के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के विषयों को सेमिनार्स करना, आंदोलन करना, केसेस फाइल करना कोर्ट में, लोगों को न्याय दिलाना, कहीं कुछ रेप हो जाए, कुछ हो जाए, वहाँ जाकर एक्टिविज्म करना, जुलूस निकालना, ये सब काम किया। 89 में पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद हम पॉलिटिक्स में फिर भी नहीं थी। 92 में 1992 में महिला आरक्षण आया था, होना था, और अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था यूपी में। तब मैंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला कि इम्प्लीमेंट दैट 33% जो हमारे यहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए, उस बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। वहां से मेरा एक्चुअल राजनीतिक सफर शुरू हुआ। और 95 में इलाहाबाद की जो सीट थी वो महिला हो गई और उस समय और पहला चुनाव था। हाँ, जो जिसमें लोग भी वोट करके मेयर चुनते थे अपना। हाँ। जनता से चुनाव पहला चुनाव था। 3 विधानसभाएं थी, 12 लाख वोट था। पूरे इलाहाबाद ने कहा रीता दीदी ही लड़ेंगी, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी की टीचिंग, मेरे स्टूडेंट्स, और दूसरा विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, सब ने मुझे वोट किया। कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने दिया नहीं, उन्होंने दे दिया हर्ष वाजपेयी जी की मम्मी को, उनकी माँ को दे दिया। हाँ, अशोक वाजपेयी की। तो मैं निर्दल खड़ी हो गई और मैं खुद ही शॉक्ड हूं मैं कैसे निर्दल लड़ी। उगता सूरज लेकर 1,37,000 वोट मुझको मिला, और बाकी भाजपा को शायद 88,000 वोट्स मिला, और कांग्रेस को 18,000 वोट मिला। बाकी सबकी जमानत जब्त। अच्छा, तो मेरा ये सब वहीं से पॉलिटिकल लाइफ मेरी शुरू होती है। अच्छा, ये जो 95 वाला चुनाव था जिसको आप कह रहे हैं निर्दलीय लड़ा आपने, लेकिन एक संगठित मोर्चा बना था उस समय। मोर्चा नहीं बन पाता, सिर्फ उन लोगों ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। कौन कौन थे उसमें? मैं बता रही हूँ आपको। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया उस समय, वो कांग्रेस तिवारी, एनडी तिवारी उन्होंने नहीं खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं खड़ा किया। जो कहा जाता है कि एनडी तिवारी के अवसान का समय था, कांग्रेस का था, बीएसपी का था, और एक वो इनकी समाजवादी पार्टी थी, वो इनकी मालवीय जी की। अच्छा, हाँ, जनता पार्टी, उन लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन इन 3 पार्टियों ने खड़ा नहीं किया था। मैंने उनसे कहा था आप भले मुझको समर्थन देना, आप खड़ा मत करिए। तो उन्होंने नहीं खड़ा किया, इसका मतलब उनका समर्थन मेरे साथ था। तो लेकिन उनके कोई बड़े नेता मेरे लिए बोलने नहीं आए। लेकिन स्पष्ट था कि हम उन 3 पार्टियों के कैंडिडेट हैं। सपा से कब जुड़ी आप? मैं सपा से 1998 सुल्तानपुर लोकसभा में मुझसे मुलायम सिंह जी ने कहा आप लड़िए। मैं तो जानती भी नहीं थी सुल्तानपुर कहाँ है, पर मैं लड़ गई और बहुत अच्छा लड़ी। देवेंद्र बहादुर राय थे, राय साहब, BN राय थे, जिन्होंने जब आपको पता है गोली चलाने को निर्देश हुआ था, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था अयोध्या में, वही थे। तो बहुत स्ट्रांग नेता थे, सिटिंग MP थे, 2 बार के सिटिंग MP थे। तो मैं उनसे लड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लड़ी। मुझे 2,05,000 वोट, मुझे 8 याद, 2,69,000 उन्होंने पाए थे, 2,05,000 के आसपास। जी। पर उतना वोट कभी किसी को उस क्षेत्र में मिला नहीं था। वहां की सीट 1,30,000 से 1,40,000 में फाइनल हो जाती थी। मेरे लड़ने से इतना हाइप हुआ कि वोट कहाँ चला गया, मतलब 70% वोटिंग हो गई। बट दैट वाज अ बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और ये वही समय था जिस समय रीता बहुगुणा जोशी उस समाजवादी खेमे से बाहर आ रही थी थोड़ा।
और कांग्रेस के पास जा रही नहीं, हैं? मैं समाजवादी, मैंने ज्वाइन ही मुश्किल से 6 महीना रही मैं समाजवादी पार्टी में। हाँ। क्योंकि जैसे ही सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली और वो प्रयागराज आई, उन्होंने मुझको बुलाया, मुझसे बात की। अच्छा, क्या कहानी तो है? उन्होंने मुझसे नहीं, उन्होंने ऐसा हुआ कि महिला आरक्षण का विधेयक बहुत तेजी से चल रहा था दिल्ली में, और समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही थी। अब मैं महिला आंदोलन से निकली हुई महिला और लड़ती रही हमेशा कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, और मैं ऐसी पार्टी में थी जहां आरक्षण का विरोध हो रहा था, तो मुझसे जब्त नहीं हो रहा था वो। तो मैं, बिकॉज जितनी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, आई फील कि मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, मोटो है, वही मुझसे छिन रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई पहचान ही नहीं थी उस समय तक। सीताराम केसरी जी थे, जब वो हटे और सोनिया जी आई, उन्होंने मुझको बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि यू कम बैक टू योर होम। तो बेसिकली आई वाज अ कांग्रेस पर्सन एट हार्ट। और क्योंकि पिताजी चाहे किसी पार्टी में रहे हों, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन गांधी, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन नेहरू। अगर पॉपुलर रेफरेंस से समझाना हो लोगों को, तो रीता जी के पिताजी ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जी, अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जी, ये भी कह सकते हैं। आपके लिए अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी तोप होंगे। नहीं, मेरे लिए कोई तोप नहीं है, मैं लोगों को पॉपुलर रेफरेंस से समझा। करेक्ट योरसेल्फ, एचएन बहुगुणा से अमिताभ बच्चन लड़े थे। ठीक है, तो मैं, और बहुगुणा को कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए वो एक एक्टर को लेकर आए, राजीव गांधी जी। वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स थी। मैं ये सोचती हूँ, राजनीति में जितने भी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियंस हैं या लीडर्स हैं, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। अटल जी को क्यों हारना चाहिए था वो चुनाव? बहुगुणा को क्यों हारना चाहिए था वो चुनाव? वो तो इंदिरा जी की जो हत्या हो गई थी ना, बेसिक वो अमिताभ बच्चन तो थे ही, लेकिन जो इंदिरा गांधी की हत्या की वेव चली, उसने बड़े बड़े दिग्गजों को गिरा दिया उस समय, विपक्ष को कमजोर किया। विपक्ष देखिए कमजोर नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। नाउ दैट्स बिसाइड्स दैट पॉइंट। तो आपने सवाल जो पूछा, क्या जस्ट फॉरगेट, ये सवाल चल रहा था कि आप कांग्रेस में जा रही थी, हमने सोनिया गांधी तो मिलने को मुझे बुलाया। बुलाकर कहा यू कम बैक, एंड आई रीजॉइंड हर, बिकॉज एंड दैट वाज मुश्किल से शायद 8 ही 10 महीने में बाहर थी, किसी पार्टी में गई, सपा में। हाँ, मैं अदरवाइज मैं निर्दल मेयर थी इलाहाबाद की। फिर वो उन्होंने बुलाया, मैं चली गई, एंड देन आई स्टेड देयर। 2016 तक मैं कांग्रेस में ही रही, और कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रगल किया, जेल भी चली गई, महिलाओं का राष्ट्रीय मैंने जिम्मेदारी बट्टा पारसौल वाले 2011 में आप जेल गई। काम किया। नहीं, बट्टा पारसौल में नहीं गई मैं, मायावती जी के कार्यकाल में 2009 बट्टा पारसौल में आप और राहुल गांधी भी अरेस्ट हुए थे, उसमें भी तो थे आप लोग। लेकिन वो जेल नहीं जाना पड़ा, अरेस्ट हुए थे। अच्छा, डिटेन हुए थे, यहाँ पे बेल हो गई थी। इसमें तो आप 14 दिन मुरादाबाद जेल में बंद रहे। अच्छा, ये उस पे तो आते ही हैं, आगे हम लोग चल के, और फिर 99 आता है। हाँ, 99 में मुझसे सोनिया जी ने ज्वाइन करते कहा मुरली मनोहर जोशी जी से आपको लड़ना है। हाँ। प्रयागराज में मैं मेयर थी ही। हाँ। तो मैं लड़ी, मुझे मालूम था जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि अब की बार अटल बिहारी, हाँ, अब की बारी अटल बिहारी वाला नारे चलते थे। बहुत बड़े नेता थे और एक वोट से उनकी प्रधानमंत्रित्व काल गया था। तो मुश्किल बहुत, इट वाज एन इम्पॉसिबल इलेक्शन। और फिर मुरली मनोहर जोशी जी का स्टेचर, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, वो चुनाव भी मैं बहुत अच्छा लड़ी। जहां कांग्रेस को 20 से 25 हजार वोट मिलता था इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, वहां मैं 1,40,000 के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, शायद 1,40,000 के आसपास मुझको। जोशी जी थे बीजेपी से, रेवती रमन सिंह सभा से। रेवती रमन जी मुझसे 3-4 हजार वोट शायद आगे थे, बस इतना ही था। लेकिन वो चुनाव बहुत अच्छा था, और वो भी, उसने भी मुझे स्टेचर दिया, मुझे एक कद मेरा बढ़ा। देखिए, बड़े आदमी से लड़ो और अच्छा लड़ जाओ तो कद बढ़ता है। मुरली मनोहर जी वाज अ टॉल लीडर। अच्छा मैम, फिर जो चुनावी राजनीति है, एक पार्टी का वर्कर होना, एक पार्टी के लिए काम करना, तमाम चीज़ें करना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इलेक्शन लड़ने की जब बारी आती है, तो आपके पूरे पीरियड में लगभग 10 साल का गैप दिखाई देता है। 99 से 2009 आप इस पूरे पीरियड में कोई चुनाव नहीं लड़ती हैं रीता जी आप। और फिर 2009 में आप टर्फ चेंज करती हैं, आप जाती हैं लखनऊ, और 2009 का भी चुनाव आप वहाँ से लड़ती हैं। 12, 14, 17 सब वहीं से लड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सवाल, आप मूलतः इस शहर की हैं, लखनऊ जाने का डिसीजन क्यों लिया आपने, और वो 10 साल का पीरियड
वो ब्लैंक क्या था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही थी? कि सोनिया नहीं, मैं टीचिंग में तो थी। हाँ। पर सोनिया गांधी जी ने मुझे पहले महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे अध्यक्ष बनाया जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो जितने भी टॉप पे लोग हैं ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको चुनाव लड़वाना है, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो 4 का चुनाव तो उस तरह चला गया। अब पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है 2004 के चुनाव की। अटल जी लड़ रहे थे लखनऊ से, मुझे रात को 2 बजे फोन आया सोनिया जी का कि तुमको कल सुबह लास्ट डे था नॉमिनेशन का, अटल जी के खिलाफ नॉमिनेशन करना है लखनऊ से। तो मैंने कहा मैम आप 2 बजे रात बोल रही हैं, कल लास्ट है, मैं कैसे करूँगी? मैंने तो अभी तक अपना, क्योंकि कह दिया था लड़ना नहीं है, मैंने कहा अभी तक तो मैंने अपना वोटर का भी नहीं निकलवाया है, सर्टिफाइड कॉपी। बोले नहीं देखो अगर हो जाए तो। अब हमने फिर सुबह से कोशिश करी, नहीं हो पाया 9-10 बजे तक। 10 बजे खुलती है कचहरी, तो फिर हमको आई मिस दैट इलेक्शन, अदरवाइज वो इलेक्शन भी हमको लड़ाने की मुहिम थी। अगर मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी होती, एनओसीज होते जो आवश्यक है, पर वो लास्ट डे बोला गया इसलिए मैं नहीं लड़ पाई। वैसे क्योंकि ये भी था कि नहीं लड़ना है। देखिए 2007 में मैं बन गई अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की यूपी में जी। तो और सोनिया जी ने मुझसे एक ही बात कही कि तुम लखनऊ में रहोगी, जो भी मैं अध्यक्ष बनाती हूँ वो दिल्ली रहता है, तो मैं चाहती हूँ आप लखनऊ में रहोगी। मैंने कहा मैं रहूंगी। तो आई हैड टू शिफ्ट बेस, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ आपको बता दूं बहुत शिद्दत से करती हूँ। मैंने 32 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मैं आई वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, अच्छी टीचर मानी जाती थी। और जब मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ा सकती 2007 में, तो मैंने वीआरएस ले लिया, क्योंकि यूपी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। तो तब मैंने बेस शिफ्ट किया लखनऊ। अब जब मुझसे कहा गया कि 2009 में फिर मुझको लड़ाया गया पार्लियामेंट, 2012 में मुझसे कहा गया अब आप विधानसभा लड़िए, अपनी सीट चुनिए। तो मैंने कहा अगर मैं लखनऊ बेस है, यहीं से ऑफिस में रोज बैठना है, पूरे प्रदेश का चुनाव देखना है, मैं इलाहाबाद से कैसे लड़ूंगी? वहां से लड़ूंगी तो मैं लखनऊ मिस करूंगी। तो आई चोज कैंट। एंड व्हाई डिड आई चूज कैंट? जब 2009 में मैं चुनाव लड़ी तो मैं 4 विधानसभाएं तो हार गई थी, लेकिन कैंट में मैं आदरणीय टंडन जी से मैं 6000 वोट से जीत गई थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी अटल जी छोड़ रहे हैं जी, लालजी टंडन जी जैसे टॉल लीडर लड़ रहे हैं और रीता जोशी नई एंट्रेंट हैं, और अगर 6000 वोट से जीत रही हैं तो इसके मतलब इस एरिया में चुनाव जीता जा सकता है। तो आई कंटेस्टेड 2012 और मैं 24,000 वोट से जीती विधानसभा का चुनाव। और कांग्रेस पार्टी पूरे लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं, 7 हैं, रायबरेली भी है। हाँ। सारी सीटें आ रही है, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, 6 डिस्ट्रिक्ट्स, सारी सीटें हमारे, सिर्फ मेरी सीट हम जीते कांग्रेस पार्टी से। तो यू नो दैट लव फॉर पीपल, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली हमारी फैमिली के साथ आई। और जब मैंने छोड़ा तो सीधे फिर बीजेपी में वापस गई, बीजेपी से लड़ी 2017 में, और जब मैंने छोड़ा उसको तो फिर बीजेपी ने रिटेन किया उसे। तो मेरा शिफ्टिंग टू बीजेपी इन 2017 सच्ची बीजेपी में वापस आई, तब से बीजेपी में है। फिर 2009 में चलते हैं, 16 जुलाई 2009 की घटना, जिस घटना की अब काफी जिक्र हुआ और जिसमें आप जेल में 14 दिन 4 दिन 3 nights 4 days 3 nights 4 days ओके। तो क्या वो स्टेटमेंट जो था जिसमें मायावती ने एक कथित रेप विक्टिम को एक धनराशि दी थी, और फिर आपका एक स्टेटमेंट था जिसको मैं कैमरे पे नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, दर्शक चाहें तो उसे जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और रेप और मुआवजे की आपने बात की थी और आप पर मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर आप जेल गई थी। क्या उस बयान पर मलाल है आपको? देखिए पहले तो बयान को ही पार्ट में दिखाया गया, पूरा बयान नहीं दिखाया गया, जो मतलब सीक्वेंस में से एक सेंटेंस उठाया गया, एक सेंटेंस छोड़ दिया गया। अब उसको मैं रिपीट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि एक तो अभी भी केस हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर लोग ऑनलाइन जाएंगे पूरा देखें अनएडिटेड, तो मुझे झूठ मूठ फंसाने की कोशिश की गई। आई थिंक किसी टीवी वाले ने टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए उसको एडिट करके दिखा दिया। मेरा बयान बहुत स्वच्छ था, उससे कोई मीनिंग नहीं था जिस मीनिंग पे उसको इम्प्लाई किया गया। दूसरी बात, बहन जी ने खुद इतने गंदे स्टेटमेंट्स इस संदर्भ में इलाहाबाद से ही दिए हैं, आप उसको भी देख लीजिए। करेली में एक बच्ची का रेप हुआ था,
और उसकी इतनी विक्षिप्त शरीर उसका मिला था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 2007 के आसपास की बात है। और ये इलाहाबाद आई थी उससे मिलने, ज़रा उसको भी निकाल के देख लीजिए उनका क्या बयान था। उन्होंने तो मतलब हमने तो बयान बहुत संभाल कर दिया था, उनका तो बयान बहुत ही खराब था। तो उनको बुरा लगा, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती। और मैं ये भी निवेदन करूंगी टीवी वालों से कि भी कभी कोई अनएडिट करके मत दिखाओ। कोई चीज़ दिखा दो तो अनएडिटेड दिखाओ, ये गलत बात है। आधा अपने सेंटेंस उठाया, आधा छोड़ दिया। बहरहाल उस विषय को करिए। सीधी सी बात है, मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। जो गुस्से में मैंने बात बोली थी वो नहीं थी जो समझी गई, लेकिन उसके बाद भी मैं ये समझती हूँ कि तब से लेकर आज तक मैं बहुत संभल के मैंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप क्या लेंगे क्या छोड़ देंगे, अब ये सोचकर मैं बोलती हूँ। अच्छा, पहले मैं बिना सोचे बोलती थी, मैं बोल रही हूँ तो पूरी बात आएगी। अब मैं तो सोच के बोलती हूँ कि शायद यही सेंटेंस मेरा उठ ना जाए। तो हम पॉलिटिकल लाइफ में लोगों को बहुत संभल के बोलना चाहिए। तो मैंने सीखा, इट वाज अ वेरी मतलब सैड वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए। आप लेकिन उस समय जेल में थी और उस समय आपके आवास पे बहुत कुछ हो रहा था, क्या हुआ था? नहीं, वो तो लोकतंत्र में उससे घृणित बात नहीं हो सकती। देखिए, बिल्कुल सचिवालय के बगल में, शास्त्री भवन के बगल में जहाँ बैठती थी सचिवालय, खिड़की से वो घर दिखाई देता है। मेरे पिताजी के मित्र का घर था, वो वहाँ रहते नहीं थे, तो मैं उनके यहाँ फ्री में 2 कमरा उन्होंने खोला था, मैं उसी में रहती थी। मतलब उनके एमएलसी ने, उनके एमएलए ने लीड करके 6 कमरों में आग लगाई पेट्रोल डाल के। आधे घंटे पहले पुलिस आई थाने की, मेरा गेट खुलवाया, मैं वहां थी नहीं। नौकरों को कहा कि तुम अभी चलो पुलिस स्टेशन। बाहर जितने 2 क्वार्टर्स थे उनमें उनके नौकर रहते थे, क्रांति कुमार जी के, बिजनौर के रहने वाले। उस बेचारे को पैजामा तक नहीं पहने दिया, तौलिया में उठा ले गए, चलो तुम। कि इस मारे की जब यहाँ पर इसका तो प्री प्लान था, नौकर उठा ले गए। मेरी मेड छूट गई, वो अंदर सोती थी, पता नहीं था पुलिस को कि अंदर भी कोई है। बस फिर तो उसके बाद भीड़ घुसी है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे कि गुंडे थे, उनके साथ एमएलसी एमएलए आए। पुलिस खड़ी रही उस पर। 17 पुलिस वालों के खिलाफ बाद में जब जांच हुई, 17 पुलिस लोग पाए गए जो 17 पुलिसमैन वर असिस्टिंग। और जिसने असिस्ट किया वो बाद में आईजी बन गया, वो सॉरी अपने वहां का डीजीपी बन गया, यूपी का, नाम नहीं लेंगे। तो 10-12 ये लोकतंत्र में आप प्रदेश अध्यक्ष जिसकी पार्टी का सत्ता दिल्ली में हो या ना भी हो, उसके घर में घुसकर उसका घर जला देना। 4 कमरे टोटली गटेड, मतलब दरवाजे पंखे तक गल के नीचे गिर गए थे। और मेरी मेड अगर पीछे के कमरे में अलमारी के पीछे छुप ना जाती तो मारी जाती। घर तोड़कर अंदर घुस गए थे सब। इससे क्या क्या मायावती जी ने, एक रिक्शे वाले को, एक ठेले वाले को, आसपास के एक बेचारा झाड़ू लगाने वाले को, 5 लोगों को पकड़ा और बंद कर दिया थाने में। इन लोगों ने आग लगाई। ये लोग क्योंकि बहुत उद्वेलित थे कि बहन जी के खिलाफ बोला गया, तो इसलिए इन लोगों ने स्वतः ही, स्पोरेडिक घटना थी, मैंने उन लोगों को जेल से वहां से छुड़वाया, बेल करवाई। मैंने कहा नो दे आर नॉट, इनसे क्यों आप इनको तंग कर रहे हो। उनकी बीवियां आके रो रही थी। वो बहुत खराब, इतना गंदा कृत एक सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ, ये इट इज अनपार्डनेबल, अक्षम्य है। अच्छा मैम, आप कांग्रेस पार्टी के साथ इतने लंबे समय तक रही, सोनिया गांधी का भरोसा, उनके आदेश पे लखनऊ में रहना, लखनऊ से चुनाव लड़ना, अपनी होम टर्फ को कुछ दिनों के लिए तज देना। फिर आता है साल 2016, यूपी चुनाव का रनअप तैयार होता है और उस समय एक खबरें फ्लैश होती हैं कि रीता बहुगुणा जोशी अब भाजपा ज्वाइन करेंगी, ऐलान होता है। और उस रनअप में 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने खबरें पढ़ के जो अर्जित की हैं, मुझे लगता है आपसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया जाए। शीला दीक्षित की एंट्री होती है एज ए यूपी सीएम फेस, और आप पार्टी के लिए, खासकर जो बनारस का औरंगाबाद हाउस है, त्रिपाठी परिवार जो है, कमलापति त्रिपाठी, लोकपति त्रिपाठी, अभी जो अब टीएमसी में चले गए हैं, तो उनके बाद पार्टी के कुछ बड़े ब्राह्मण चेहरों में आप भी शामिल हैं यूपी में।
और शीला दीक्षित को लाया जाता है, एक महिला और एक ब्राह्मण को सीएम फेस बनाया जाता है। नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, आपको 2 टिकट दरकार थी, लखनऊ सेंट्रल से और अपने बेटे मयंक के लिए कैंट सीट से। नहीं, अच्छा, ये नहीं है, ये पूरी तरह गलत है, एकदम गलत है। 2 बात। एक तो मैं सोनिया, एक सेकंड में जवाब दूंगा। एक तो सोनिया गांधी जी का मैं आज भी बहुत सम्मान करती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट का वो एक अच्छा एक उदाहरण है, और मैंने आज तक उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। मेरा विरोध था कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक चिंतन में अंतर आया 2012 के बाद। 2012 में जब हम हारे, उसके बाद जो राहुल गांधी जी का पॉलिटिक्स की ओर रवैया था वो मुझको पसंद नहीं आया। 2014 में हम डूब गए। क्या रवैया था राहुल गांधी का? बहुत ऑटोक्रेटिक, और किसी की सुनना नहीं। 4-6 लड़के थे उनके साथ, कंप्यूटर वाले, उन्हीं का पूरा लेना। आप अगर उनके मन के खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो नाराज हो जाना। He was not open to debate, he was not open to anybody's advice. उनका बड़ी कमी थी उनमें। अभी भी ये कमी? अभी भी होगी, आई डोंट नो, मैं 6 साल से उनके साथ नहीं हूँ। फिर मैंने 2014 में सोनिया गांधी से कहा, मैंने कहा मैम ये देश राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं कर रहा है, आप आगे रहिए, आप रहेंगी तो कांग्रेस जिंदा रहेगी, आप नहीं रहेंगी तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं, अब राहुल ही देखेंगे। दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी। सोनिया गांधी ने कहा आपसे? जी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं, यू स्पीक टू राहुल, राहुल ही बात करेंगे। तो मैंने बार बार प्लीड किया। जब मैंने देखा कि अब ये पार्टी लड़ना ही, फिर भी मैं रही, जो हमारा चला, फिर वो आ गए, पीके आ गए, वो अपना एजेंडा लेकर। अब उसके बाद हमारा संवाद और कम हो गया नेतृत्व से, क्योंकि फिर वो तो क्या बोलते, कॉल सेंटर वाले फोन करते थे, मैडम आज आपको वहां जाना है। मैं अजय, जो आदमी 5 साल अध्यक्ष रहा हो पार्टी का, 7 साल महिला कांग्रेस ऑल इंडिया का, कोई नेता बात ही नहीं करता था। वो पीके के अपॉइंटेड लड़के हम लोगों से बात करने लगे, जो प्रशांत किशोर 17 में टीम। दैट वाज सो ह्यूमिलिएटिंग। कभी कोई मीटिंग नहीं होती थी कि भाई चलो आज ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग मीटिंग हो जाए, कुछ बड़े नेता बैठ के चिंतन कर लें, कुछ नहीं। पीके जी वाज कंट्रोलिंग पूरा यूपी कांग्रेस, और राहुल जी से संवाद एकदम ठप। 9 महीने तक मैं राहुल जी से टाइम मांगती रही, टाइम नहीं मिला, और जब मिला भी तो 1 सेकेंड में रफा दफा। तो मैं समझ गई कि दे आर नॉट सीरियस। फिर पूरी लड़ाई हम लोगों से लड़वाई 2016 तक समाजवादी के खिलाफ। मेरे पर 17 मुकदमे हुए यूपी में, मायावती के काल में और राहुल के, उनके अखिलेश के कार्यकाल में। और उसके बाद अखिलेश तो तब नहीं थे, मायावती का कार्यकाल चल रहा था 2012 से 2017 तक। तो 12-17 तक अखिलेश थे। अखिलेश तो मायावती और अखिलेश दोनों के कार्यकाल में मेरे पर 17 मुकदमे लगे, और एंड में क्या हुआ, अखिलेश के साथ गठबंधन करेंगे। तो भाई मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं समझ गई कि कांग्रेस ने अपनी डिफीट मान ली है। तब मुझे चूज करना था। मेरा भाई बीजेपी में जा चुका था। हाँ, वो पहले जा चुके थे, 14 में जा चुके थे वो। हाँ, तो नहीं 17 में 16 में ही गए, पर मुझसे 6-8 महीने पहले गए। वो मार्च, उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके थे पहले वो मार्च 2016 में गए, मैं सितंबर में गई हूँ। अच्छा, विजय भाई के बीजेपी में जाने के बाद मुझ पर अविश्वास और बढ़ गया पार्टी का, कि भाई ये तो परिवार बहुत जुड़ा हुआ है, विजय बहू ना गए, रीता भी चली जाएंगी। तो मेरे से और भी ज्यादा पार्टी कट गई। देन आई हैड नो चॉइस, देन आई हैड टू सीक में कि अगर यूपी को चेंज करना है, जैसे हम लोग लड़ रहे थे 10 साल से, मैं 20 साल कांग्रेस में किसके लिए लड़ती रही? पावर के लिए। आप खुद बताइए, जिस पार्टी के 20 टिकट 20 लोग आते हैं जीत कर, उसमें कोई भी व्यक्ति जाएगा 25 साल अपनी जिंदगी के लगाएगा। 1998 टू 2016 कितना स्ट्रगल किया, कितना मैंने, पार्टी ने मुझको अगर पद दिया तो मैंने कमेंसुरेट मेहनत भी की। और मैं ज्यादा घमंड नहीं करती, लेकिन 2009 में 23 सीटें कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट में आई, मैं ही तो अध्यक्ष थी। तो सीधे कहना यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर रहना था, फिर इधर मोदी जी निकल आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई थी, जाके राहुल ने कह दिया खून की पर राजनीति करते हैं। इनके स्टेटमेंट्स बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हो रहे थे। इधर इंटरनेशनल कम्युनिटी में मोदी जी का नाम भी बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि ना, और हम नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, हमने हमेशा नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचा,
तो मुझे लगा अगर कांग्रेस से शिफ्ट होना है तो बीजेपी इज द राइट पार्टी टू गो। एंड व्हेन आई जॉइंड आई सेड कि मैं डेवलपमेंट की एजेंडा पे इस पार्टी के साथ आ रही हूँ। तो इट वाज सिचुएशनल ड्रिफ्ट, वो तो करना ही करना था, ऐसे नहीं कह सकते कि इट वाज अ ड्रिफ्ट ऑफ डीप कमिटमेंट, बट यस वेल टेकन डिसीजन, आई टुक माई टाइम टू डिसाइड एंड देन आई वेंट। मैं एक खबर पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस की, और वो सोर्स्ड खबर थी, उसमें लिखा था कि एक ट्रिगर पॉइंट था। ट्रिगर पॉइंट ये था कि राहुल गांधी की किसान यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी के साथ गाड़ी में राज बब्बर और शीला दीक्षित मौजूद थे, और उस फ्लीट की तीसरी गाड़ी में बोला गया कि रीता जी आप इस गाड़ी में बैठ जाइए। राहुल जी, राज बब्बर और नहीं, यही नहीं हुआ, नहीं वो तो बड़े नेता थे। देखिए शीला जी से मेरी कोई, मैं शीला जी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ, और शीला जी को ही यूपी में भेजा जाए मेरा प्रस्ताव था सोनिया गांधी को। ये गलत बात है कि रीता जी इस बात से नाराज हुई। मैंने प्रस्ताव किया कि मैम अगर आपको फेस लाना है तो आप शीला दीक्षित जी को लाइए, ठीक है, एक बात खत्म। मैंने कोई सीट नहीं मांगी उनसे, मैं तो सिटिंग मेंबर थी कैंट से, मैं क्यों सीट मांगती अपने बेटे में पॉलिटिक्स में, तब इतना ही वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो मेरी सीट मैनेज करता था। मैंने अपने बेटे के लिए कभी सीट नहीं मांगी, एक पहली बार मांगी है 2019 में। और मैंने कभी भी शीला दीक्षित जी को विरोध करना दूर रहा। जब मुझसे कहा गया कि जब ये यात्राएं चलेंगी आप किस यात्रा में रहेंगी, मैंने कहा मैं शीला जी के साथ रहूंगी। आई रिस्पेक्टेड हर लाइक माई एल्डर सिस्टर, ये बात खत्म हो जानी चाहिए। पर राहुल जी का बिहेवियर तो वास्तव में, इनका ये चल रही थी यात्रा, किसान यात्रा, और मुझे दिल्ली से फोन आया सुरजेवाला जी का, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, कि आप चली जाइए, आपको इनको ज्वाइन करना है सुल्तानपुर में। अच्छा, हाँ सॉरी सुल्तानपुर नहीं, फिरोजा, इसमें अयोध्या में आप चली जाइए, वहां जाके राहुल जी का रात रुक रहे हैं, आप उनके साथ आगे जाएंगी। अच्छा, मेरे साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था राहुल जी का। मैंने कहा मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैं तो भाई सीनियर सिटीजन। वो बात ही नहीं करते थे आपसे सीधे? हाँ, सीधे मुंह बात नहीं करते। मैंने कहा, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किसी यंग आदमी को भेजो। बोले नो नो नो, इट हैज बीन डिसाइडेड कि एक नेशनल प्रेसिडेंट जरूर रहेगा, तो आप फैजाबाद पहुंच जाइए और उनके साथ जाइए। मैं चली गई। जब मैं गेट पे पहुंची तो अंदर से कहा कि नो नो यू आर नॉट बीन कॉल्ड। गेट ही नहीं खोला, मेन गेट। मैं बाहर खड़ी थी, फिर मैंने फोन किया अंदर, तो बोले अच्छा आ जाइए। जब अंदर गए, क्यों आ गई आप? तो मैंने कहा मुझे कहा गया, नो 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 यू आर नॉट रिक्वायर्ड। राहुल जी ने कहा यू आर नॉट रिक्वायर्ड। हमने कहा राइट आई गो बैक। हम वापस चले गए लखनऊ। फिर इनकी लखनऊ यात्रा पहुंची। जब लखनऊ यात्रा पहुंची तो इनके पूरे मंडल में एकमात्र मैं तो विधायक थी ना, और लखनऊ में इनका रोड शो हो रहा था। तीसरी नहीं, मुझे बैठने को कहा ही नहीं गया। मैं खुद अपनी गाड़ी में 12वीं फ्लीट के 12वीं गाड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा, हाँ, और इन्होंने वहाँ के मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक करी। उसमें कानपुर से जायसवाल जी बैठे, उसमें जितिन जी बैठे सीतापुर से, और मैं बाहर बैठी थी। मुझको अंदर नहीं बुलाया गया। See, I knew that they have made up their mind that they don't need me, क्योंकि मैं जानती हूँ उनका माइंड जो है ना, खुद नहीं सोचे होंगे। ये जितने यूपी के बड़े नेता थे, कथित नेता, कौन कौन, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सबको जानते हैं, जिन्होंने यूपी में कांग्रेस को डुबो दिया, इन सबों ने इतनी चुगली करी, इतना विरोध मेरा करते थे। और सोनिया जी जब तक फोर फ्रंट में थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, और जब वो पीछे हट गई तो आई हैड नो प्रोटेक्शन। सो यू नो आई अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट रिक्वायर्ड इन द पार्टी। सो इसी मैंने हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पेक्ट की है। आज भी बीजेपी में टाइम मांगती हूँ। अगर मुझे टाइम नेतृत्व देता है तो जाती हूँ, नहीं देता तो नहीं जाती हूँ। सी आई एम नॉट दोस काइंड जाके बरामदे में बैठेगा, मेरे बस का नहीं है बरामदे में बैठना। 32 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के एडवाइजर हो लिए, 4 चुनाव जीत चुके। तो अब इसके बाद अगर हमको अभी भी इतनी लालसा हो कि सरकार की आंख मुझ पे पड़ जाए, तो आई एम नॉट दैट काइंड। अच्छा, फिर आप जैसा बता रही हैं कि नहीं चाहिए, तो प्रदीप माथुर सीएलपी लीडर थे जी यहाँ मथुरा में, तो उन्होंने बयान दिया था आपके ऊपर। वो बयान मैं कोट करना चाहूँगा। कहा था कि आपके छोड़ने पर कि आपके पिताजी को सीएम बनाया पार्टी ने, भाई को सीएम बनाया, आपको एकाधिक बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, पार्टी में पोस्ट, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन, पार्टी से और क्या चाहिए? तो मैंने कब मना किया? मैं तो आपसे जो मेरी वार्ता हो रही है, आपसे मैंने क्या कहा? जब तक सोनिया जी थी,
मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स इज ऑन द राइट ट्रैक। उनके देखिए पॉलिटिक्स में क्यों है हम, मैं अपने पिताजी के जमाने में चुनाव नहीं लड़ सकती थी क्या? मेरे पिताजी मुझे कहीं से सांसद विधायक नहीं बना सकते थे क्या? मुझ में ऊर्जा नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स सोच थी कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि बच्चे भी पॉलिटिक्स में पिता के साथ आए। लेकिन सोनिया जी के साथ जब तक मैं थी तो उन्होंने मुझको, मैंने आपको बताया, शी प्रोटेक्टेड मी। लेकिन जब वो हटी तो बिल्कुल डिरेल हो गई पार्टी। मैं कोई रोजगार के लिए पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं हृदय से जनता के लिए कुछ करने के लिए हूँ। और अगर मुझे ऐसा वातावरण दिखेगा जहां मैं जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती तो मैं जिस भी पार्टी में उसको छोड़ दूंगी। पार्टी से बंधना, लॉयल्टी इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आप जन सेवा के लिए कौन सा उचित माध्यम है उसमें जाने की आवश्यकता होती है आपको। अगर आपकी 90% जनता ये चाहती है कि आप फला पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहिए तो इट इज क्या है हम लोगों का संविधान? जनता की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के लिए सरकार। तो हम कहें जनता से कि नहीं तुम इसको सरकार मानो, हम अपनी बात रखते हैं। अगर जनता रिजेक्ट करती है तो आई थिंक इन लोकतंत्र में जनता की आवाज को स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि इनके तो डिरेल हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आई हैड नो, देखिए पॉलिटिक्स में जब तक आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं रखेंगे, ना मुझे कांग्रेस से कुछ चाहिए था, कोई लाभ का पद मैंने कांग्रेस से नहीं लिया। कांग्रेस सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, मेरे पहले जितनी महिला अध्यक्ष हुई राष्ट्रीय, सबको राज्यसभा भेजा गया, मैंने नहीं मांगा। सबको कहीं पर महिला आयोग में या आपके समाज ये सोशल वेलफेयर बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया, मैंने नहीं मांगा। कोई लाभ का पद, टीएसी मेंबर तक नहीं बनी मैं कांग्रेस पार्टी के समय में। मुझे अगर राजनीतिक पद दिया गया तो जो मैंने दिया है प्रदीप माथुर जी भी नहीं दे सकते थे। प्रदीप माथुर जी जेल जाएंगे, और जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था वो सब बाहर बैठे हैं आज। क्या है वो ग्रुप ऑफ 23? क्या है ये जी? सबने मुझे गालियां दी थी तब, अब सब कहते हैं कि डिरेल थी। अगर उस समय जब मैंने सोनिया जी से 2014 में बात की थी, अगर ये सब हिम्मत करके खड़े होते, चापलूसी में ना रहते, तो इनकी पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं होता। मुझ में हिम्मत ही बोलने की, और मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए मैं डरती नहीं हूँ, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज राइट आई स्पीक। इवन इन माई ओन पार्टी फोरम बीजेपी में भी, आपको नहीं बताऊंगी, पर मेरे से ज्यादा स्ट्रांगली पब्लिक व्यू पॉइंट किसी ने नहीं रखा है पार्टी के अंदर जब भी मुझे मौका मिला है। तो आई एम अ बोल्ड पॉलिटिशियन, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरे हस्बैंड का कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई बैंक का लोन नहीं है जो हमको वापस करना है, हम उसको बचा रहे हैं, किसी से हम कर्जा नहीं लिए, किसी का घर कब्जा नहीं किए है। So that is why I can speak. Once my father told me, मैंने पापा से कहा आप इंदिरा जी से बहुत लड़ते हैं, आपको डर नहीं लगता इमरजेंसी में? बोले जिसके अलमारी में कंकाल हो वो डरे, मेरे पास क्या है, लुंगी और बनियान, मुझसे क्या लड़े, मैं क्यों डरूं? आई एम नथिंग टू लूज, मेरा क्या ले लेगा कोई? एंड इट वाज ट्रू, वरना तो उनको तो जेल भेजने की कोई कसर नहीं उठा रखी थी इंदिरा जी ने। सबके अकाउंट्स खोले गए, मेरे भाई का इनकम टैक्स अकाउंट खोला गया, सारे घर का दूर दूर तक रिश्तेदारों का देखा गया, किसी बात बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं, कुछ निकला ही नहीं किराए के घर में, तो मेरे पिता की मौत हुई। सो यू सी, हमने पॉलिटिक्स वो सीखी है। आप हिम्मत से तभी बोल सकते हैं जब आपके पास छुपाने को या डरने के लिए कोई बात ना हो, एंड आई फॉलो दैट। बीजेपी में गई तो क्या सोनिया जी का फोन आया या गांधी परिवार से किसी का? पहले आया था कि जब छोड़ रही थी। हाँ, मैंने खुद फोन मिलाया था उनको बताने के लिए। मैं समझती बड़ी सभ्य बात होती है कि मैं बता दूं कि मैं आपको छोड़ रही हूँ। वो शायद रविवार का दिन था, वो उपलब्ध नहीं हुई। उसके बाद फिर अगले दिन ज्वाइनिंग करना था तो नहीं हो पाया। मैंने लेटर भेज दिया था उनको कि मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया, आपसे बात नहीं हो पाई, और इन कारणों से मैं आपसे दूर जा रही हूँ। प्रियंका? नहीं, प्रियंका से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा, कभी नहीं। अभी कैसे नेता के रूप में दिखती हैं उनको? कांग्रेस में अब रही हैं। नहीं, शी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, वो गंभीर राजनेता नहीं है। देखिए मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, चुनाव निकलने से राजनीति नहीं होती। अभी उनको जनता की फील नहीं है, अभी मुद्दों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुद्दों को बल्कि शायद राहुल गांधी ज्यादा पढ़े होंगे उनसे। अभी उनको ये पता नहीं है कि किसान की क्या मजबूरी है, अभी उनको पता नहीं कि गांव की एक औरत की क्या मजबूरी। देखिए हम लोग 50-50 साल से गांव में घूम रहे हैं,
अब आप आइए, किसी को सीने से लगा लीजिए, किसी के आंसू पोंछ दीजिए, दिस इज नॉट सीरियस पॉलिटिक्स। 2 साल में नहीं होती, उनको घिसना पड़ेगा। अब आज तो मैं उनको सीरियसली नहीं लेती, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद उनका अगर थोड़ा चेंज होता है तब मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तब मैं टिप्पणी करूंगी। अभी तो मैं कोई ऐसा नहीं देख रही। अच्छा रीता जी, एक चीज़ बताइएगा, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे जब आपके भाई बीजेपी में गए तो आप पर सवालिया निशान उठने लगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 चीज़ें रख के सामने बोलूँगा कि मायने समझ सकें। आपके बेटे हैं मयंक जोशी, उनकी तस्वीर 2 दिनों पहले वायरल हुई है, मतलब वायरल क्या, चर्चा का विषय है। मयंक जोशी अखिलेश यादव से भेंट करके आए हैं, शिष्टाचार भेंट है। अब ये राजनीतिक पंडित जो हैं और जितने लोग एनालिसिस करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि शिष्टाचार भेंट को कोट और अनकोट में लिखा जाए कि ऐसे ही रनिंग सेंटेंस में लिखा जाए, क्योंकि राजनीति में शिष्टाचार भेंट के अलग मानी होते हैं। एक और चीज़ इसमें यह है कि आप, ये कहा गया कि आप अपने, खबरें चली कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी बीजेपी से, नहीं मिला। 2 नेताओं का नाम आता है इसमें जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और 2 युवा नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि ये सपा से संबद्ध हैं या हो सकते हैं। एक अपर्णा यादव जो हाल फिलहाल बीजेपी में आई थी, परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और एक आपके बेटे जो अब शिष्टाचार भेंट करके आए हैं। तो आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया है, तो अभी आपकी पॉलिटिक्स क्या है, कहाँ है भविष्य? देखिए, 2 बात समझ लीजिए, मयंक जी ने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और रहूंगी। 2 बात तो एकदम क्लैरिटी आ जाए। वो अखिलेश यादव जी को बहुत समय से जानते हैं, उनसे बहुत बार मिल भी चुके हैं। वो उनसे मिलने गए। अब मिलने का मायना क्या है, 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। उसको टिकट ना देना, मैं समझती हूँ पार्टी ने न्याय नहीं किया, क्योंकि उसने बेटा, देखिए जब तक बेटा माँ की साया में रहेगा और अगर आप उसको नेता का बेटा ही मानेंगे, उसको आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के रूप में नहीं लेंगे, तो उस कैरेक्टर को तकलीफ तो होगी ना। अब उसने 2007 से लेकर 2009 में वो यूपी में शिफ्ट हुआ था, लखनऊ में। 2009 से लेकर 19 तक सारे चुनाव मुझको उसने लड़ाए। आप चले जाइए कैंट में, कोई गली में घर में घुस जाइए, मयंक कौन है वो बता देंगे आपको, क्योंकि मयंक घर घर में वहां पे जाते हैं। 2 मुझे वो सांसद का चुनाव लड़वा चुके हैं वहां से, तो पूरे लखनऊ में उनकी पकड़ अच्छी है। अब वो वहां पर दिन रात काम कर रहा था, टिकट मांगना उसका हक था, उसको टिकट नहीं मिला। मैं नाराज नहीं थी, मैंने उसके पक्ष को पार्टी के सामने रखा। जब पार्टी ने मना कर दिया 12-13 तारीख को, तो दैट मैटर वाज क्लोज्ड। हाँ, फिर समाजवादी पार्टी की बहुत इच्छा थी कि मयंक जी कैंट से उनके टिकट पर लड़े हैं, तो यहाँ मैं मयंक जी को मैं बधाई दूंगी कि मेरे सुझाव पर, मेरे कहने पर वो नहीं लड़े। आपको भी मालूम है कि आखिरी दिन तक समाजवादी पार्टी का जो था फॉर्म ए भी रुका हुआ था, हाँ, सिंबल जी। लेकिन मयंक जी को मैंने रोका। मैंने कहा नहीं, कल तक आप वोट मांग रहे थे भाजपा के लिए, आज सपा के लिए, उचित नहीं होगा। अब भविष्य में वो क्या करेंगे मैं नहीं कह सकती। अब जब यहाँ से छूटूंगी, लखनऊ जाऊंगी तो बात करूंगी, पर मैं आपसे कह सकती हूँ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। मैं उसके निर्णय को अब प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हूँ। वो 42 वर्ष के हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, वो अपना सोचेंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं बीजेपी में हूँ, प्रचार कर रही हूँ जिम्मेदारी से और करती रहूंगी, बीजेपी का काम करूंगी। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। अब बेटे की राजनीति कहाँ जाती है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैम, एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके भविष्य पे, कि आपकी उम्र जो है 24 का चुनाव आते आते 75 हो जाएगी। 70, I'll be running 74। और ये बीजेपी में लगभग एक नियम आ चुका है कि 75 और 75 के ऊपर के नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। 24 में आप चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं तो पहले ही कह चुकी, मैं चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। 24 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, इसकी घोषणा मैंने 2019 में कर दी थी। ठीक है। हाँ, लेकिन राजनीति में कब कैसी सिचुएशन उत्पन्न होती है इसको बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर देना संभव नहीं है।
तो डोंट कैच मी ऑन दिस, लेट 2024 अराइव। ओके, फेयर इनफ। और ये जो आप ही हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले, तो आप राजनीति के पूरे परिदृश्य पे कमेंट कर रही थी कि कैसी राजनीति और कैसी राजनीति पर वोटिंग होनी चाहिए, वो क्या बात मैं आज भी स्टैंड करती हूँ इस बात पे। देखिए, पॉलिटिक्स से मनी और पावर को निकलना पड़ेगा। मेरे जैसे लोग चुनाव में तभी तक रह पाएंगे, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्गीय हैं और इस इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, वो तभी लड़ पाएंगे जब चुनाव का टिकट बिके ना। 5-5 करोड़ में आप टिकट खरीदोगे तो बेचारा गरीब कहाँ से खरीदेगा, जो रियल आदमी है। दूसरा, कौन सी पार्टियां बेचती हैं? मैं जितनी छोटी पार्टियां सब बेचती, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बेचती नहीं हो टिकट। और मायावती जी तो हमेशा ही बेचती हैं, इसीलिए आज उनका यश हुआ है। तो पॉलिटिक्स गंधा रही है एक इस वजह से। दूसरी बात कि अगर आपका व्यक्तिगत जो वो है, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत आपकी जो छवि है, वो अगर मान लीजिए किसी माफिया की है, या आपकी छवि बहुत धनाढ्य ऐसी व्यक्ति की जिसने बहुत लोगों का नुकसान किया हो, जमीनों पे कब्जा किया हो, लोगों को परेशान किया हो, लोगों पे मुकदमे डाल, ऐसे लोगों को चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। मैं बेसिकली मानती हूँ। अच्छा, और इस समय चुनाव जितना महंगा होता जा रहा है, ये भी जब तक कर्टेल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को कुछ करना पड़ेगा। मैं फिर कहती हूँ, जब तक स्टेट फंडिंग नहीं होगी इलेक्शंस की, सही लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो बेचारे हमेशा मारे जाएंगे। तो हमारे पास पैसा है लड़ने को, कौन लड़ सकता है चुनाव आजकल? तो माई कॉन्सेप्ट इज, मेरे फादर जो कहते थे सन 62 में बहुत बहुत कठिन चुनाव लड़े थे सिराथों से, बहुत बड़े माफिया से लड़े थे। बहुत बड़ा माफिया था, 29 मुकदमे थे मर्डर के उसके ऊपर, और डर के मारे लोग घर से निकलते नहीं थे। तो उस समय 5400 रुपये खर्च हुए थे मेरे पिताजी के। तो कहते थे सबसे महंगा चुनाव लड़ गया मैं 5400 रुपये में, लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी से जीते थे। ठीक है। तो मेरा ये कहना है वो समय आना चाहिए भाई, कि एक व्यक्ति की छवि, उसका काम, उसका कृतित्व, आज आप एक बड़ा पद छोड़ते हैं, कल आप चुनाव लड़ जाते हैं। कोई फिल्म एक्टर आ जाता है, कोई IAS IPS अफसर आ जाता है, कोई राज्यसभा पहुंच जाता है, कोई राज्यसभा तो भेजो वहां। तो देखो, राज्यसभा बना इसीलिए कि हर क्षेत्र के अच्छे लोग वहां पहुंचे। लेकिन अब कल तक तो आप पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, आज आपको MP बनना है, MLA बनना है। आप बहुत बड़े IAS अफसर थे, आप रिटायर हुए, आप तुरंत MLA MP बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन। दिस इज रॉन्ग। आई पर्सनली फील जैसे होता है 5 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होना चाहिए। आप किसी जगह से निकले, 5 साल पहले पार्टी के लिए काम करिए, जनता के बीच में अपनी पार्टी के लिए नाम कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूल ऑफ, ये क्या बात है भाई? दिस इज नॉट डन। अब ये मेरी पर्सनल व्यू है, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स अब ये हो गई है कि विनेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट हैज ऑलवेज बीन। भाई जीतना तो जरूरी है ना, पर मैं सोचती हूँ लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होता। आप नॉमिनेटेड पोजीशन में लाओ, आप राज्यसभा ले जाइए, मंत्री बना दीजिए, पर लोकसभा, विधानसभा, ये तो बेचारे जो जमीन पे काम करते हैं लोग, ये उनका अधिकार है ना, उनका अधिकार है। एक आपके पिताजी का सिराथू का इलेक्शन था और एक इस बार का सिराथू का इलेक्शन है, बहुत चर्चा में है इस बार भी। और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लड़ाई अच्छी है वहाँ पे। नहीं, हमारे उप मुख्यमंत्री जीतेंगे, बड़े आराम से जीतेंगे। अब वो समय बताएगा। उसमें हम भी गए थे, मैं भी गई थी उस एक दिन। उन्होंने, देखिए क्या है कि मौर्य जी बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। अब मुझे लगता है वो जीत जाएंगे, अच्छे से जीत जाएंगे। सरकार में उनकी पोजीशन को लेकर आप कुछ सोचती हैं? अभी सरकार में जो उनका गतिरोध की खबरें आती हैं जो सरकार से, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ। ये तो हायर पॉलिटिक्स है और इसमें हमेशा ऐसा हुआ है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सिस्टम है, जहाँ आप अमेरिका में चले जाइए वहां पर भी आपको मिलेगा। देखिए, जो हायर पॉलिटिक्स होती है उसमें थोड़ी बहुत क्लैशेस, और डेमोक्रेसी में तो इट इज डन, लेकिन वहां कमेंट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। दैट इज ऑलवेज बीन इन द सिस्टम। चलिए, मैं आपके 2-3 स्टेटमेंट पे आपकी सफाई चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले दावा किया है कि आप बहुत संभल के बोलने लगी हैं, तो मुझे लगा कि कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने काउंट कर लूँ। नहीं, मैं बहुत खुल के बोली हूँ। मेरे सिर्फ सब जर्नलिस्ट कहते हैं कि यू आर द मोस्ट आउटस्पोकन पर्सन। मैं नहीं, आपने कहा कि शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, ठीक है। तो शब्दों के चयन पे आए 22 जुलाई 2013
आपने कहा कि नरेंद्र मोदी कट्टरपंथ के द्योतक हैं, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के पक्षधर हैं, उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल एक तरफा है। भारतवर्ष में जो सर्वसंभाव की नीति है, जो सोच है, उससे वे मेल नहीं खाते। उनकी जो बातें हैं वो राष्ट्र विरुद्ध हैं। देखिए 2013 के साथ किया। आप कभी भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपका माइंड चेंज होना चाहिए, आप स्टैग्नेंट नहीं होने चाहिए। 2014 से लेके जो उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि चाहे वो पाकिस्तान की तरफ उनकी नीति हो, या उनकी बांग्लादेश से, नेपाल के प्रति, या श्रीलंका से, या अमेरिका और विश्व से, मुझे लगा देयर इज वन पर्सन जो एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पे भारत के सम्मान को बढ़ा रहा है। और फिर उन दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो 2 बार स्ट्राइक्स हुई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो राष्ट्रीय सम्मान के लिए। तो इसलिए मैंने आपसे फिर कहा ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज, और इस इशू पे कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो सब समाज को लेकर ना चलती हो। एक मुझे पॉलिसी बता दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें उन्होंने किसी भी कास्ट या क्लास को बाहर रखा हो। सो जब गरीब ही मुख्य धारा में है, तो इसलिए उस समय का मेरा स्टेटमेंट कोई अब मायने नहीं रखता था जब मैंने उनको ज्वाइन किया। अच्छा, 15 का स्टेटमेंट मायने रखता है जब आपने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, प्रधानमंत्री शांत है, और उनके मंत्री और पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी और नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसा माहौल देश में कभी नहीं बना। देखिए बात तो सच है कि इस देश में पार्टी में भाजपा के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे IMIM, ये जिस तरह की भड़काऊ बातें शुरू करते हैं। देखिए एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। पर मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि हम लोगों को डेवलपमेंटल फोकस रखना चाहिए, डेवलपमेंट फोकस। हम लोगों को डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं डिविसिव पॉलिटिक्स की भागीदार नहीं हूँ, पक्षधर। और आपने मुझे 2016 से आज तक मेरा कोई बयान आप उठा दीजिए जिसमें मैंने डिविसिव पॉलिटिक्स की बात कही हो, यू कैन कैच मी ऑन दैट। आप उठा लीजिए, आप तो बस रिसर्च करके आए हैं। मतलब बट मैं डिविसिव पॉलिटिक्स में विश्वास पर्सनली नहीं विश्वास करता। मतलब बीजेपी में जब से आपने ज्वाइन किया तब से आप बैलेंस्ड एक डिविसिव पॉलिटिक्स। आई हैव नॉट गिवन अ सिंगल स्टेटमेंट व्हिच इज डिविसिव। मैंने आपको वर्ड्स के चेन में बोला, मेरे आइडियाज में कभी कोई नॉन क्लैरिटी नहीं रही है, हमेशा क्लैरिटी रही है। मैं डिविसिव पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ। चलिए, तो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर लाइक अ मिरर। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रीता जी। ये रीता जी से बातचीत थी। आपको कैसी लगी ये बातचीत, हम ज़रूर जानना चाहते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।